अब संजय जी ने थोड़ी देर पहले बिहार का जिक्र किया। बिहार के बारे में तो जैसा मुझे भी लगता है और ज़्यादातर लोगों को लगता है, संजय जी ने खुद भी कहा कि शायद ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, सीट बंटवारा होना है, हो सकता है उसके लिए प्रेशर टैक्टिक भी हो कि कन्हैया को उतार दिया और खुद भी वहाँ पर अब अपना अलग अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है, तेजस्वी के नाम पर कभी हाँ करती है कभी ना करती है। संजय जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सामने है क्या कि उसे रीजनल पार्टियां जो इंडिया अलायंस की एलाइज हैं उसकी, या कुछ नहीं भी हैं एलाइज, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा राष्ट्रीय स्थिति देखते हुए। इसीलिए तलवार की धार पर चलने जैसा है, बीजेपी से भी मुकाबला करना है, रीजनल एलाइज को दबाव में लेकर कन्विंस करके उनसे सीटें भी लेनी है, फिर उनसे वो वोट भी वापस हासिल करना है जो पहले कांग्रेस का वोट था। संजय जी, हर तरफ से घिरी हुई है ना कांग्रेस, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए अगर अलायंस पैटर्न को देखें तो कांग्रेस जिस तरह से अलायंस कर रही है रीजनल पार्टियों के साथ और बीजेपी जिस तरह से करती है उसमें बहुत फर्क है। बीजेपी एक बड़ी डोमिनेंट पार्टी है एनडीए अलायंस में, और आप देखिए उनके जो अलायंस हैं छोटे छोटे हैं, बीजेपी की तुलना में बहुत छोटे हैं। आप टीडीपी की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, और इसके अलावा तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी की 2 सीट किसी की 5 सीट। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस राज्यों के आधार पर देखिए, अब वो राज्य में जाएं तो देखेंगे कि कांग्रेस के जितने अलाइज हैं वो बड़े मजबूत है अपने स्टेट में। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलायंस करती है तो बड़ी मजबूत है, बिहार में आरजेडी से अलायंस बड़ी मजबूत है। तो कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर हैं वो अपने राज्य में कांग्रेस पर हावी हो जाते हैं, और हमें पता है कि कांग्रेस के वोट पर ही ये तमाम पार्टियां ऊपर आई हैं। आम आदमी पार्टी अभी ताजा उदाहरण है, कैसे आम आदमी पार्टी ने अपना पैर पसारा दिल्ली में और कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया। पंजाब में भी कमोबेश वही स्थिति हुई, गुजरात का जिक्र हो रहा है, गुजरात में कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जो भी उनको वोट मिला 13% वोट, वो सब कांग्रेस का वोट गया। तो बहुत मुश्किल होता है कांग्रेस के लिए निर्णय ले पाना। अब बिहार का जिक्र जैसे मैंने किया, अगर आप अलायंस करते हैं, और जो कि करना जरूरी है उनके लिए क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं, अलायंस करते हैं, तो आपको जूनियर पार्टनर होना पड़ता है। अब कितना दबाव सहेगी कांग्रेस, कितने कम सीटों पर मानेगी, ये दुविधा बनी रहती है, और ये आसान लेना निर्णय किसी के लिए भी मुश्किल है। ये निर्णय लेना आसान नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी हो या कोई अगर दूसरी पार्टी भी ऐसी स्थिति में होगी तो निर्णय लेना आसान नहीं होता है कि अलायंस करें या ना करें। अब पंकज जी देखिए, वही तो बात है ना, मतलब आप भी कह रहे थे और शीतल जी भी कह रहे थे, फैक्ट है पैसा कम है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा हालात भी तो ऐसे हैं ना इस समय देश में कांग्रेस पार्टी के लिए। कुल मिलाकर अगर पूरी स्थिति देखेंगे तो हर तरफ से घिरी हुई है ना पार्टी, एक समस्या नहीं है। ये बड़ी बीजेपी से भी मुकाबला करना है, मोदी शाह भी हैं, इधर भी लीडरशिप के इश्यूज हैं, फिर आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, इधर जाएं, फिर पिछड़ों के साथ भी जाना है, जिसमें कागड़ों के साथ भी जाना है, और फिर रीजनल एलाइज को कैसे साथ भी लेके चलें, उनसे अपना वोट भी वापस लें। मुश्किलें तो है, मुश्किलें तमाम है। मुश्किल ये भी है कि इस तरह की अफवाहों से कैसे निपटा जाए। कुछ संस्मरणों का हवाला देके कहा जाता है कि नेहरू जी ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को रोका सरदार पटेल की अंत्येष्टि में जाने से। इसका कोई तथ्यात्मक सबूत कहीं है ही नहीं। 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार पटेल का देहांत हुआ तो उसके आसपास के सारे अखबारों को उठा के देख लीजिए कहीं भी जाकर, तीन मूर्ति लाइब्रेरी में चले गए। कहीं इस बात का किसी रिपोर्ट में जिक्र नहीं है कि नेहरू जी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जाने से रोक रहे हैं। तो आप ये बताइए कि नेहरू जी खुद सरदार पटेल की अंत्येष्टि में गए थे कि नहीं गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, नेहरू जी भी गए थे, तस्वीरें उस वक्त की मौजूद है। लेकिन अब क्या है कि कुछ पांचजन्य ऑर्गेनाइजर किस्म के जो अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, वो इस तरह की अफवाहें तब से फैला रहे हैं और ये चली आ रही हैं। कहीं कोई तथ्यात्मक सबूत इस बात का नहीं है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सरदार पटेल की अंत्येष्टि में राजकिशोर जवाब दे रहा है, फिर आगे जा रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत और रोहन गुप्ता। बिल्कुल, देखिए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये दुर्गादास के बाद आप जाने दीजिए मृत्युंजय प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि जिन अखबारों और जिनकी बात कर रहे हैं, बहुत पढ़ने की मेरी ना इच्छा होती ना मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन इस पे जो ये लिख रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं, मृत्युंजय प्रसाद लिख रहे हैं अपने पिता के संस्मरणों पर पुण्य स्मरण किताब लिखी है। मैंने 2 किताबें बताई थी, अब ये मेरे ख्याल से पांचजन में नहीं थे, यहाँ पर थे। वो क्या लिख रहे हैं कि, और पेज नंबर भी है 300-301 पर, सन 1950 में 15 दिसंबर को सरदार पटेल का स्वर्गवास बंबई में हुआ, जहां उनका इलाज हो रहा था। उनके दाह संस्कार में राष्ट्रपति ने उपस्थित रहना आवश्यक समझा और तुरंत बंबई जाने को तैयार हो गए।
किंतु प्रधानमंत्री को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि किसी मंत्री की मृत्यु पर राष्ट्रपति का दौरे पर जाना उनकी पद की गरिमा को घटाएगा। इसलिए सरदार के अंतिम संस्कार के समय दिल्ली से राष्ट्रपति का बंबई जाना गलत परंपरा को जन्म देना होगा, इसलिए आप न जाइए। मुझे लगता है कि पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, तो जब इस तरीके से किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं किताबों का उल्लेख कर रहा हूं, कन्हैया लाल माणिकदास मुंशी का उल्लेख कर रहा हूं। टिप्पणी नहीं कर रहे थे। नहीं, उन्होंने निश्चित तौर पे कहा। उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजें, जब ये मुद्दा अभी मैंने उठाया तो उन्होंने नाम लिए बगैर जब कहा कि नहीं जाहिर है वो आप पर टिप्पणी। लेकिन जब किताबों की बात हो रही है, नहीं ये किताबों की बात हो रही तो दुर्गादास मेरे पत्रकार नहीं थे। दुर्गादास जी मतलब गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, और कन्हैया लाल माणिकदास मुंशी उनके मंत्री थे। अगर वो लिख रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, तो आप मानिए उनको खारिज कर दीजिए कांग्रेस से। अब उनके मृत्युपरांत उनको आप वहां से निकाल दीजिए, ये आपकी इच्छा है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने आपको सिर्फ वो दिखाया जो लिखा हुआ है। पंकज जी, मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति का किसी मंत्री की अंत्येष्टि में जाना आचार संहिता के लिहाज से कैसा है कैसा नहीं है, ये अलग मुद्दा है। बात ये स्वीकार कर लिया उन्होंने कि अपने यही बात सोची होगी, स्वीकार कर लिया। नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों को और अधिकारियों को उनकी अंत्येष्टि में जाने से रोका। मैं कह रहा हूं कि इस बात का कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है। ये बात पूरी तरह ओके, सुरेंद्र राजपूत लाल माणिक मुंशी लिख रहे हैं। पंकज जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह सकता। संस्करणों में कौन क्या लिख रहा है पता नहीं। किस सुरेंद्र राजपूत संस्करणों में इंदिरा जी के बारे में। अब सुरेंद्र भाई बताइए, ये दोराहा नहीं है बल्कि चौराहा है, किस तरफ चलेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस जनता की ओर चलेगी, जीत की ओर चलेगी, जाति जनगणना की ओर चलेगी, नल की ओर चलेगी, नील की ओर चलेगी, कोल की ओर चलेगी, भील की ओर चलेगी, आदिवासी की ओर चलेगी, गरीब की ओर चलेगी। अभी कुछ राष्ट्रवादी टाइप पत्रकार जो हैं बड़ी बातें करते हैं, लोगों में विभेद पैदा करने की बात करते हैं, विभेद को देखते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि नेहरू जी ने सरदार पटेल के मरने के बाद उनकी बेटी को 52 और 57 में लगातार 2 बार टिकट दिए। उनके बेटे को, डैया भाई पटेल को, लोकसभा का टिकट 72 क्या नाम है 57 और 62 में दिया। और वो अकेले, ये परिवार ऐसा था नेहरू जी के रहते हुए, जो भाई बहन दोनों लोकसभा और राज्यसभा में थे। और याद रखिए, उस वक्त इंदिरा गांधी जी को लोकसभा का मुंह नहीं देखने दिया था नेहरू जी ने। ये बातें नहीं याद रखेंगे, ये बातें लाएंगे किसी एक विशेष परिस्थिति की कि साहब उन्होंने क्या किया था, जिससे कि नेहरू जी और क्या नाम उसमें, अरे भाई नेहरू भी हमारे थे और पटेल साहब भी हमारे थे, उनके मतभेद भी होते थे, बातचीत होती थी तो मतभेद होते थे। आज की डेट में आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या नाम जो सरदार पटेल स्मारक है उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा देना क्यों बंद कर दिया। आज पर नहीं बात करेंगे। और कुछ लोग पूरी जिंदगी हमने उनको उनके नाम से जाना, जैसे आपको मानक के नाम से जाना जाए मानक भाई, और उसके बाद आज अपनी जिंदगी के उस हिस्से में जब सत्ता चेंज हो जाए तो आप अपने नाम के आगे गुप्ता लगाने लग जाइए। तो ऐसे लोगों की हमें सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए और न ही किसी किताब के रेफरेंस चाहिए। क्या उनके पास हिस्सा था, क्या उनका किस्सा था, सब आजादी की लड़ाई में साथ में लड़े थे। और उन लोगों के पक्ष में ये लोग बात करते हैं जो आजादी की लड़ाई में कौम के साथ भी गद्दारी कर रहे थे, देश के साथ भी गद्दारी कर रहे थे और समाज के साथ भी गद्दारी कर रहे थे। उनको सही साबित करना चाहते हैं, आप करिए, आपकी इच्छा है, समय की बात है। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर। हम यहां पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम तो लड़ेंगे। हम आपकी बेईमानियों से भी लड़ेंगे, हम आपके मिसरूल से भी लड़ेंगे। जो आपने लोगों को वादे किए थे वो वादे आपने पूरे नहीं किया, मुझसे भी आपकी बात करेंगे। आप जो यहां पर रोजगार विहीन विकास की परिकल्पना करके देश के सारे संसाधनों पर चंद उद्योगपतियों का कब्जा करा देना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। जिस तरीके से जब से आज जनगणना शुरू हुई है, आज पहली बार हो रहा है कि जनगणना 5 से 7 साल लेट हो गई। चलिए 2 साल कोरोना काल के निकाल दीजिए, उसके बाद अभी जनगणना क्यों लेट हो रही है, कोई बताएगा हमें? क्यों? क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े ना आ जाए। हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर इशू था कि वो ओबीसी की जनगणना कराएंगे, वो आज क्यों छोड़ दी, क्यों नहीं बताएंगे भाई आप? देश के संसाधनों पर किसका हक रहेगा किसका नहीं रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। चुनाव में हम जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र मॉडल अगर आप लोग चुनाव बनाएंगे तो अब जनता। रोहन गुप्ता की बारी है, रोहन गुप्ता बोलिए। रोहन आप देखिए मानक जी, चुनाव जब भी कोई भी पार्टी हो, देखिए 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। एक, पार्टी की कोर विचारधारा है, क्या पार्टी उस पर चल रही, दूसरा उसका संगठन क्या है, दूसरा इलेक्शन जब आता है तब पार्टी की क्या तैयारी होती है। मैं तीनों मुद्दों को काफी क्लोजली देखा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। 5 साल पहले
जब 4 साल उदयपुर में 3 साल पहले जब चिंतन शिविर हुआ था, काफी चीजें लिखी गई कि ये होना चाहिए। क्या उसका एक का भी इंप्लीमेंटेशन हुआ है? आप बोल रहे हैं, आप अभी विचारधारा की बात कर रहे हैं, अभी सरदार पटेल की बात कर रहे थे, जब महाराष्ट्र के चुनाव थे, इनके साथी दल गुजराती वर्सेस मराठी कर रहे थे। जनता भरोसा नहीं करेगी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स की। तुष्टीकरण की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जब हिंदुओं के हमले हो रहे थे तब ये लोग चुप बैठे थे। आम आदमी के पार्ट, कभी हम प्यार साथ में, कभी हम साथ में, कभी हम आपके हैं कौन, ये जो दोगलापन है, ये जो विरोधाभास है, जनता स्वीकार नहीं कर रही। मानक जी, सिर्फ एक ट्रेंड दिखाना कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको जनता ने मौका दिया राजस्थान में, आपको जनता ने मौका दिया छत्तीसगढ़ में, आप रोजगारी की बात कर रहे हैं। राजस्थान आज भी देश में नंबर 2 बेरोजगार राज्य है। आप क्या कर पाए? आप सोल्यूशन दीजिए ना। हवा में पत्थर मारने से या किसी का आक्षेप करने से आपकी राजनीति नहीं चलने वाली है। जहां जहां आपको मौका मिला, तेलंगाना देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, हिमाचल देख, एक मिनट मानक जी, तीनों राज्य देख लीजिए, आज क्या उसकी स्थिति क्या है? वहां पे हर रोज टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो 2 मुद्दे होते हैं, एक होता है भावनात्मक मुद्दे जो आपकी आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, और दूसरे होते हैं आपके शासनात्मक मुद्दे जो आपकी सरकार। रोहन, एक सवाल और, टाइम भी खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है रोहन, जनता पे भरोसा मत कर, ऐसा लगता है कि विपक्ष को, खासतौर से राहुल गांधी को, एक हथियार तो मिल गया, संविधान और जातीय जनगणना वाला, जिसके दम पर वो आपको 272 से नीचे 240 पर ले आए हैं। अब तो आपको उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, देखिए, संविधान के मुद्दे पे मैं आपको यही बोल रहा हूं, जिस मुद्दे पे उन्होंने जनता में एक प्रोपेगेंडा रचा। अब ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों में जातीय जनगणना नहीं होती? ये सवाल पे चुप हो जाते हैं। वहां पे जब उनको अधिकार मिलता है, आगा खान को, बोहरा को, तब आप बोलते हैं कि नहीं वक्फ बोर्ड के हम लोग ये अमेंडमेंट के खिलाफ है। क्यों? वहां पे सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है, 10 सेकंड, छोटा सा। दलित राजनीति की बात की, शैलजा की, मैं एक मिनट मानक जी, देखिए, दोहरा मापदंड, जब देश की जनता ने उनको एक मौका दिया, पे उनकी एक नेत्री जो हरियाणा में चिल्ला चिल्लाकर जनता भरोसा नहीं करेगी। खुलासा करने की आवश्यकता है। नंबर एक, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। हमने वहां के अल्पसंख्यकों का भी मुद्दा उठाया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायरों की तरीके से चुप रही। टाइम खत्म। राष्ट्र की बात में आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। न्यूज़ 24 पर खबरें जारी हैं।